साथ बैठना है और अपनी जो बातें हैं सब्जी भाजी की उन पे चर्चा करना है। तो आदेश सिरोधार्य है और सभी लोगों को सादर वंदन, और आप लोग का स्नेह प्रेम ऐसा ही बना रहे एक दूसरे से और मेरे से भी। जी, तो मैंने हाँ डॉक्टर साहब से मैं आपके मार्गदर्शन के पहले क्षमा करते मांगते हुए और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे कल मन में आया, मैंने रंजना जी से बोला कि हमारा अनाज का तो हम बहुत जोर दे रहे हैं, सरकार जोर दे रही है, पूरा देश अनाज पर फोकस कर रहा है कि गेहूं, धान, इसको जो है हम जैविक उगाएं, जैविक उगाएं, जैविक उगाएं। ये तो ठीक है, कर रहे हैं। हमारे जो व्यक्तिगत रूप से मान सकते हैं, आप लोगों के उसमें ना हो, कि अनाज में खाद जमीन में जाता है और जड़ से वो ऊपर आता है, और जब अनाज पकने लगता है तो उस पर फिर कोई जहर भी नहीं डाला जाता है, कोई कीटनाशक छिड़काव भी नहीं होता है, और उतना असर उतना नहीं जितना सब्जी में आज असर दिख रहा है। ऊपर फली के ऊपर भी कीट छिड़का जा रहा है, और सब्जी में सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अगर हो रहे हैं तो सब्जी के कारण हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें आप उसका दुष्प्रभाव, जो दवाएं छिड़कते हैं उनका क्या जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत सुंदर बात आपने कही है, और जिस चीज के लिए आपने निर्देशित किया है, निश्चित रूप से हम जो भोजन करते हैं उसमें हमारा जो बड़ा भाग होता है वो होता है सब्जियों का। और सब्जियां, फल, ये जो दो ऐसी चीज है जिनको हम सीधे खाते हैं, मतलब ये टेबल फूड है, मतलब जो जैसा आता है वैसा इसको हम ग्रहण कर लेते हैं। ये पकाया, मतलब सामान्यतः इसमें जो खेत से जैसे आता है इसको हम अपने अपने भोजन में ले लेते हैं। तो इसमें जरूर एक बड़ी जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि हम जितना भी रंजना बहन जी, एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो बंद कर ले, बढ़िया कर रही हैं हमारी बेटियां और आप भी बढ़िया कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान उधर जाता है, आपको देखने लग जाता है, हमारे बच्चों पे ध्यान जाता है। तो वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मन है ना, हमारा भी है, तो वो उसको आप रोक नहीं सकते। तो आंखों में जो दिख रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो चीजें उधर उधर ध्यान जाता है। तो धन्यवाद आपको। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, भाई साहब ने जो कहा कि हम जो अनाज खाते हैं इसमें उतना जहर नहीं जाता है, ये बात सत्य है। और दूसरी चीज ये है कि किस स्थिति में डाला गया है और क्या डाला गया है, इस पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि हमने वो जो भी चीजें हमने उपयोग की है वो किस समय प्रयोग की है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कि हम जैसे जो हमारी फसलें ले रहे हैं, अनाज वाली फसलें ले रहे हैं, उसमें अगर हमने शुरू वाली अवस्था में जब हमारी फसल बढ़ रही है, उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, उसके पहले हमने जो भी दवाइयां इस्तेमाल की उनका असर उतना उस अनाज में, उस उत्पादन में नहीं जाता है। पर अगर हम मेच्योरिटी के बाद जब हमारा अनाज पकने लग जाए, जैसे अभी हमारे नर्मदापुरम, हरदा और इसके आसपास के रायसेन कुछ क्षेत्रों में जो मूंग के ऊपर जो वीडीसाइड का स्प्रे किया जाता है, पैराक्वाट का, तो वो किया जाता है फलियों के समय, तो निश्चित रूप से वो नुकसानदेह है। अब उससे भी जो बात भाई साहब ने की है, तो निश्चित रूप से सब्जियां जो है हमारी, ग्रीन वेजिटेबल जो है, पत्तेदार सब्जियां, इनमें सबसे ज्यादा समस्या। आप कई बार आप जो सब्जियां हम खाते हैं, इन सब्जियों में जो आप देखेंगे कि सुबह दवाई डली और शाम को बाजार में आ जाती है। तो ये पूरा पूरा सीधा सीधा इंसेक्टिसाइड जो है, वीडीसाइड तो वहां कम उपयोग होता है, क्योंकि वीडीसाइड हमारा जितना खरपतवार नाशी है, ये कुछ फसलों में ही इस पे काम हुआ है। तो जो मुख्य फसलें हैं जिनका एरिया ज्यादा है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनने उसी पे ज्यादा काम किया है जिसमें ज्यादा एरिया है, ज्यादा कवरेज है। तो ऐसे ऐसे मतलब जो वीडीसाइड का उपयोग तो इसमें सब्जियों में कम होता है, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग होता है कीटनाशकों का, इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि कीटनाशक की बहुत सारे कीट हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। उसके बाद उपयोग होता है फंजीसाइड का। तो ये फंजीसाइड, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ रेगुलेटर,
ये सब लगातार इन पर उपयोग किए जाते हैं और ये सीधे हमारी भोजन श्रृंखला में आते हैं। तो इसमें कोई सेकेंडरी चैनल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन रहते हो, सीधा दवाई स्प्रे होती है और वो हमारे पेट में आते हैं। और सबसे बड़ा जो अल्सर का सबसे बड़ा कारण है ये सब्जियां हैं, ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम इनको इनको देखें तो ज्यादातर जगह जो दवाइयां हमारी जो स्प्रे होती है सब्जियों में, वो दवाइयां हमारी तुरंत स्प्रे होती है और चाहे तो हो सकता है वो उसी दिन आ जाए या दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारी सब्जियां हमारी प्लेट में होती है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जबकि इनके साथ एक वेटिंग पीरियड दिया होता है। जितने भी फंजीसाइड है, वीडीसाइड, हमारे पेस्टिसाइड है, इन पे एक वेटिंग पीरियड होता है कि ये जो दवाई है इसको इसके स्प्रे करने के 24 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 25 दिन बाद, कुछ कुछ दवाइयों के 75 दिन तक उनके रेसिडुअल इफेक्ट रहते हैं। तो ये इनके एक निश्चित जो रेसिडुअल पीरियड है वो होता है। और ज्यादातर जो सिस्टेमिक दवाइयां हैं जो हमारे रस चूसक कीड़ों को नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए उपयोग की जाती है, उनमें जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती है वो सिस्टेमिक दवाइयां होती है। वो पौधे के सिस्टम में जाती है, पत्तियों से उसके जो अवशोषण तंत्र है उससे उसके फ्लोएम में होते हुए पूरे सिस्टम में जाती है। और जब पूरे सिस्टम में जाती है तो जहर पूरे सिस्टम में फैलता है और ये दवाइयां ज्यादा समय तक पौधे के अंदर रहती है। इनका वेटिंग पीरियड 45 से 75 दिन तक का होता है। तो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल लगातार हमारे जो वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। तो इसके लिए पहली बात तो हम बात करें कि क्या हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरे तरीके हैं, जैसे हम ट्रैप की बात करते हैं तो अलग अलग तरह के ट्रैप हैं। हम लाइट ट्रैप का उपयोग करते हैं। लाइट ट्रैप में जितने हमारे काटने वाले कीड़े हैं वो सारे उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ज़्यादातर 70-80% जो है वो जो हमारे लाइट ट्रैप में हमारे जो कीड़े हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो वहां पर हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फेरोमोन ट्रैप आते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप भी लगाकर हम उसमें जो एक पर्टिकुलर के हमको पास इसमें एक चीज है फेरोमोन ट्रैप के साथ कि हमको कीट पहचानना आना चाहिए कि ये फलाना कीट लगा है, उसके हमको उसका हमको फेरोमोन चाहिए। अगर आप कीट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जब उसका ट्रैप लेंगे तो हो सकता है वहां पर गफलत हो सकती है, वहां पर मिस्टेक हो सकती है। तो फेरोमोन ट्रैप के साथ ये कंडीशन है। और जो उसके बाद आता है स्टिकी ट्रैप। तो जितने सकिंग पेस्ट है उसके लिए स्टिकी ट्रैप आते हैं। इसमें स्टिकी ट्रैप में ये चिपकने वाले ट्रैप, स्टिकी ट्रैप मतलब चिपकने, इसमें कुछ चिपकने वाले पदार्थ होते हैं और ये कलर के हिसाब से होते हैं। तो सामान्यतः पीला कलर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि जितनी फ्लाइज हैं और एफिड जैसिड्स हैं ये सबसे ज्यादा पीले कलर की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ जो हमारे थ्रिप्स और जो और दूसरे वो है उसके लिए नीला भी उपयोग किया जाता है। तो हम इनका कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह से हम 25 वो लगा लें, 5 नीले लगा लें, तो इस तरह से हम प्रति एकड़ के हिसाब से 20-25 हम येलो ट्रैप लगा लें और 5-7 हम नीले स्टिकी ट्रैप लगा लें। तो इससे भी हम जो सकिंग पेस्ट है उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन को, इनकी बहुत सारी जनसंख्या को हम कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं। बेवेरिया है, हमारा नामोरिया है, बेवेरिया है, एनपीवी वायरस जो होता है वो है, और भी जो हमारे बायो एजेंट है उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो मेटाराइजियम है ये सकिंग पेस्ट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो मेटाराइजियम का उपयोग कर सकते हैं। वर्टिसिलियम का उपयोग कर सकते हैं। वर्टिसिलियम जितने सकिंग पेस्ट है उन पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये क्रॉप वाइज हम इनका उपयोग कर सकते हैं कि जो हमारे सकिंग पेस्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इनका सबका इंटीग्रेशन किया जाए, थोड़ा थोड़ा अगर हम सब चीजों को जहां हमारे पास जो उपलब्धता है उनका उपयोग करें, हम बायो एजेंट भी उपयोग करें,
हम सोलर लाइट ट्रैप भी उपयोग करें, हम फेरोमोन ट्रैप भी उपयोग करें, हम स्टिकी ट्रैप भी उपयोग करें, तो बहुत हद तक हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल जो है वो सब तरह के कीटों पर काम करता है, पर नीम ऑयल कीटों को मारता नहीं है। एक थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है कि नीम ऑयल कीड़ों को मारता नहीं, नीम ऑयल है रिपेलेंट, मतलब ये जितने कीड़े हैं इनको दूर भगाता है। दूर भगाने के लिए मतलब इसमें जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो कीट है उस पत्ती को खाना पसंद नहीं करता। दूसरा एंटागोनिस्टिक भी इसमें इफेक्ट होता है, तो ये उनमें प्रजनन दर को भी कम करता है, कीड़ों की मतलब वो अंडे नहीं दे पाएंगे, तो ये भी उसमें मतलब उनमें उन क्षमताओं को रोकता है। तो इस तरह से जो नीम ऑयल है वो मल्टीपल एक्शन करता है और हमारी फसल को सुरक्षित रखता है। तो हम नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने ढेर सारे जो अलग अलग तरह के हमारे जो जैव उत्पाद हमने बनाने के बारे में हम प्राकृतिक खेती में बात करते हैं, नीम करें, धतूरा, सत्यानाशी, अलग अलग तरह की वनस्पतियों को गौमूत्र में सड़ा कर या पका कर हम इनसे हम जो काढ़ा बनाते हैं उस काढ़े को हम अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके दोनों तरह से हम उपयोग करते हैं, पका कर भी करते हैं और सड़ा कर भी करते हैं। पकाने में हम तुरंत अगर हमको उपयोग करना है तो हम गौमूत्र में जो हमारी पत्तियां हैं, अलग अलग तरह की पत्तियां जिनको हमारी बकरियां नहीं खाती है, ऐसे पौधे की पत्तियां 2-2 किलो इकट्ठा करके 10 लीटर गौमूत्र में इनको काट के या पीस के हम इनको उसमें एक बर्तन में डाल देते हैं और फिर इसको पका लेते हैं। जब इसका जो घोल है वो आधा हो जाता है तो इसको हम फिर कपड़े से वो करके बोतल में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसको हम 200 ml प्रति टंकी के हिसाब से हम इसको खेत में छिड़काव कर सकते हैं। सड़ाने वाले में हम जो मात्रा है वो हमारी बढ़ जाती है, हम उसमें 500 ml से लेके 1 लीटर तक ले सकते हैं स्प्रे करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पत्तियां हैं अलग अलग तरह की, 5 पन्नी या 10 पन्नी, 10 तरह की पत्तियां या 5 तरह की पत्तियां या सिर्फ नीम की पत्ती, तो इसको हम गौमूत्र में 10 लीटर गौमूत्र में हम 1-1 किलो पत्तियां या 2-2 किलो पत्तियां उपलब्धता के अनुसार लेके इनको हम 21 दिन के लिए सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद इसको कपड़ छान कर लेते हैं और जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आता है उसको हम 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें लहसुन और मिर्ची का भी उपयोग करते हैं, तो इसको फिर ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग तंबाकू की पत्ती का भी उपयोग करते हैं, पर तंबाकू की पत्तियों का उपयोग वहां करना चाहिए जिस फसल को हमको तुरंत नहीं खाना है, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है और 1 ml निकोटीन हजारों लोगों को मार सकता है, इतना जहर होता है। तो निकोटीन थोड़ा सा उससे भी हमको ध्यान देना है कि उसको हम कम उपयोग, मतलब जब भी हमारी फसल ऐसी हो जिसमें आवश्यकता कम हो, जिसको हम सीधे नहीं खाते हो, उसमें हम इसका इस्तेमाल करें, तंबाकू से बने हुए एक्सट्रैक्ट का। तो ये इनका उपयोग करके हम अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो तरीके हमारे पास बहुत हैं, हमको उपयोग करने का तरीका आना चाहिए, उपलब्धता के अनुसार हम उपयोग करें। तो कुछ चीजें तो हम हमेशा उपलब्ध हमारे पास है, हम लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसको हमको एक बार लगाना है, हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। तो फेरोमोन ट्रैप में थोड़ी सी तकनीकी समस्या पर अब बहुत उपलब्ध होने लग गए। एक हमारे पास अभी उस समय हमारे एक मुख्य अतिथि भी हमारे साथ जुड़े थे, उनने भी फेरोमोन ट्रैप पे बहुत बढ़िया उनके वो हैं जो नए ल्यूर आ रहे हैं, वो उनने बताया था कि 2 महीने तक हमारे ल्यूर काम करते थे। पहले जो ल्यूर आते थे वो ल्यूर में हमारा जो रहता था वो 15 दिन 20 दिन में उनमें जो फ्रेग्रेंस होती थी, जो मादा की खुशबू होती थी, वो खत्म हो जाती थी। पर अब जो नए ल्यूर आ रहे हैं उसमें वो 2 महीने तक काम करते हैं, तो हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो येलो स्टिकी ट्रैप है, तो इसके लिए हम सामान्यतः थोड़ा सा जो हार्ड प्लास्टिक टाइप के आजकल पेपर आ रहे हैं और लिक्विड भी अलग से आ रहा है, तो उसमें डुबा के हम इसको चिपका सकते हैं।
तो एक ही तरह के लिक्विड में हमको पेपर बदलने हैं, और पेपर बदल के मैंने अभी यहाँ पर कुछ किसानों के यहाँ देखा था, उन्होंने क्या पीली पन्नी आती है, प्लास्टिक जो आती है पीली, डार्क येलो, जो चमकीला पीला कलर होता है, उस तरह की पन्नियां आती है। उन पन्नियों को उसमें डुबाते हैं लिक्विड में और उसको टंगा देते हैं अपने खेतों में, और उसके बढ़िया रिजल्ट मैंने देखे। यहाँ छिंदवाड़ा में जो सब्जी उत्पादक किसान है, कुछ लोग इसका उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और वो हम तो 20-25 की बात करते हैं, 50 और 100 भी लगा देते हैं 1 एकड़ में, और उनमें अगर आप देखेंगे तो हर तरह के कीड़े उसमें चिपक जाते हैं, क्योंकि एक बार उससे जो टकराए तो फिर वो निकल नहीं पाता है। तो उसमें हमारी जो हमारे काटने और कुतरने वाले जो कीट हैं, उनकी भी जो तितलियां हैं वो कई बार उसमें चिपकी मिलती है। तो वो दोनों तरह का काम कर रहा है, सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और हमारा काटने कुतरने वाले जो हमारे पेस्ट हैं, बाइटिंग एंड चेइंग टाइप, उनको भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम इसको दूसरे तरीके से भी अगर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में, तो ये फायदेमंद, ये हमको जो जहर की हम बात कर रहे हैं, उस जहर से हम बच सकते हैं। और इसके जो दुष्परिणाम है वो बड़े गड़बड़ हैं। एक बार मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बार ऐसे ही हम विजिट पर गए, और थोड़ी सी भिंडी के प्रति मेरा वो था, थोड़ा ज़्यादा झुकाव था, तो मैं किसान के यहाँ, वो किसान तो था नहीं वहाँ, तो हम ऐसे ही चलते चलते हमने खेत 2-3 खेत वहाँ से देखे, और एक खेत से हमने एक भिंडी तोड़ ली। थोड़ी सॉफ्ट भिंडी थी, बढ़िया थी, तो हमने बोला उसको खा लेते हैं। खाया, सिर्फ एक भिंडी मैंने खाई थी, और उसके बाद मेरे गले में कम से कम, मैंने उसको इलाज करवाया, मैं 4-5 दिन ढंग से खाना नहीं खा पाया, टेस्ट अलग चला गया। तो मतलब सिर्फ आप इतने एक भिंडी खाने से ये कंडीशन हो सकती है। तो आप सोचिए, जब हम उसको पूरा भोजन के साथ लेते हैं, तो अगर दवाइयां तुरंत डली हो और वो अगर आपके पेट में जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पेट में अल्सर कर रही है, आपके पेट में अलग तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो आपके जो गट में जो अलग अलग तरह के अल्सर हो रहे हैं, जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल से ये हो सकता है। मैं इस पे देखूंगा कि कोई इस पे भी कोई, क्योंकि रिसर्च तो होगी इस पे, तो निश्चित रूप से गट के कैंसर के लिए पेस्टिसाइड ज्यादा जिम्मेदार है, और ये इनका उपयोग थोड़ा सा बहुत, वैसे तो क्या है कि रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैं स्पष्ट बता दूं, कई बार लोग बोलते हैं कि आप ही लोग तो बताते हैं, लेकिन हम लोग जो बताते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई ये दवाई का इस्तेमाल करना है, और उसके 3 दिन बाद आपको इसको खाने के लिए उपयोग करना है, और इस दवाई का उपयोग आपको करना है, और इसको 75 दिन तक आपको उपयोग में नहीं लेना है। पर किसान उस चीज को नहीं सुनता है, या तो वो सीधे वहां से जो दवाई की दुकान है उनसे दवाइयां खरीदता है और उसका उपयोग करता है। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे एक्सटेंशन सिस्टम से पूछकर हमारा किसान दवाई नहीं लेता है, चाहे केवीके हो, चाहे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हो, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हो, और भी जो दूसरे लोग हैं जो इसको जानते हैं, उन लोगों की सलाह से वो खेती में दवाइयां नहीं डालता है। ये ज्यादातर कंडीशन में ये हो रहा है, तो उसका भी जो दुष्परिणाम है। अच्छा, एक और नया कॉन्सेप्ट चल गया है कि चूंकि वो बहुत ज्यादा नहीं जानता है, तो वो क्या करता है, उससे उसके पास जैसे ही कोई जाता है तो वो थोड़ा सा देखता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कीड़े क्या अगर है, तो वो एक तो आपका सिस्टेमिक देगा, एक कॉन्टेक्ट देगा, 2 तरह की दवाइयां दे देगा, और उसके बाद एक आध ग्रोथ रेगुलेटर भी दे देगा। तो 2-3 चीजें मिला के वो अपना हिसाब किताब करके बोले ये काम नहीं करेगा तो ये करेगा, वो तो अंदाज से आपको देता है, और उस हिसाब से वो आपके उपयोग में और फिर वो आपके सिस्टम में जाती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से हमारी स्थिति होती है। आदरणीय शरद भैया, आपका हैंड रेज है जी। जी सर, सादर प्रणाम। आपकी बताई गई चीजें हमें बहुत उपयोगी होती है। सर, मैं छोटी छोटी 2 चीजों पे क्वेश्चन करना चाह रहा था।
जी अगर भैया। आप परमिशन दे तो। जी जी जी। सर नहीं, एक तो परमिशन जो की बात फॉरेन नहीं। में जैसे दवा डलती है, मैं न्यूजीलैंड में देखा मैंने कि दवा का काम एग्रीकल्चर केवी के और वहाँ के कॉलेजों का होता है, किसान नहीं डालता। वो उनको सिर्फ नोट कराना पड़ता है कि भैया हमारे खेत में फला इल्ली लगी हुई है, और वहां पे सूचना जब हम दे देते हैं तो वो लोग आकर अपनी एजेंसी से स्प्रे करवाते हैं अपने सामने। एक 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 डॉक्टर आता है जो खड़ा रहता है, और वो बढ़िया अपना जो है अपना लेके आएगा, और वो पूरा आपका स्प्रे करके जाएगा, और चार्ज आपके खाते में जो भी आपकी केसीसी जो अपने यहाँ होती है, ऐसे बैंक से वो पेमेंट हो जाती है। तो ये दवाओं का काम क्यों ना ये दुकान से और किसान से छीन लिया जाए, जो दूसरी जगह है, ये आप लोगों को ये करना चाहिए। एक्चुअल में क्या, हम तो मतलब डॉक्टर है नहीं, आपने दवा की शीशी हमारे हाथ में पकड़ा दी। तो हमारा कहना है जैसे मेडिकल में आज डॉक्टर इलाज करता है, दवा देता है, ऐसे ही हमारी मेरी इस सदन से मतलब एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि सर ये दवाओं का काम केवी के आप लोगों को लेना चाहिए, और हर क्षेत्र में 2-2 4-4 5-5 केवी के खुल जावे। एग्रीकल्चर के इतने सारे बच्चे हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा, और किसान से आप ले लो। इसमें क्या होता है, जब दवा डालता है कुछ होता है तो हमारा किसान बदनाम हो जाता है कि वो तो किसान ने डाला। और साहब आप तो जानते हो कि कमीशन के चक्कर में दुकानदार जो है वो इंडोसल्फान हमें देता नहीं 100 रुपए वाली, वो तो हमें 3,000 वाली कोराजिन पकड़ाता है। तो ये जो है इसका विकल्प जो है बहुत तगड़ा होना चाहिए। मेरा मानना है कि सर आप ले लो ये दवाओं का काम, और ये जो खेती में जितनी दवा डाल रही, ना हमें लेने जाना ना हमें डालने जाना, हम तो आपको एक सूचना दे देंगे, हमारे निकट में कोई केवी के खुल जाए, भैया हमारे यहाँ इल्ली लगी हुई है। अब आप उसको जैविक तरीके से कंट्रोल करो, आप उसको कैसे कंट्रोल करना है वो आप जानो। जी भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। क्योंकि ये ये फॉरेन में बहुत अच्छा है सर, इसका मतलब बहुत। जी भैया, बहुत सुंदर बात कही आपने। इसमें इसमें क्या है, देखिए, फॉरेन कंट्री और हमारे इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है। फॉरेन कंट्रीज जितने यूरोपियन कंट्रीज है, और ये अमेरिका है, और जो न्यूजीलैंड वगैरह की आपने बात की, इनमें सब में जो है ये डेवलप्ड कंट्री है, और ये एग्रीकल्चर पर इतना पैसा खर्चा करते हैं, मतलब सब्सिडी इतना देते हैं। हमारे यहाँ हम उतना सब्सिडी हमारे इंडिया में नहीं है, पहली बात तो। और ये इनका सारा जो पैसा है लगभग अमेरिका अमेरिका लगभग 30% तक सब्सिडी देता है अपने किसानों को, प्रोडक्शन सब्सिडी देता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सके। दूसरा, हमारा जो एरिया है, एकरेज जो है वो वैसा नहीं है। आपने वहां देखा होगा हजारों एकड़ में एक साथ। भाई न्यूजीलैंड को अब आप देखेंगे नक्शे में, तो उसका उसका एरिया देखिए, हमारे हमारे उससे बहुत बड़ा पॉपुलेशन, अगर उसको देखेंगे तो बहुत कम है। तो ये अच्छा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, हजारों एकड़, एक आदमी का बोले खेत कितना, बोले साहब ये 2000 हेक्टेयर का है। तो वो उनकी उनकी जो लैंड लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे पास आधा एकड़, किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 10 एकड़। तो हमारी लैंड जो वो है वो बहुत, मतलब वो है, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से वो कर रहा है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये बोला कि नहीं, उनने ये बोल दिया कि ये हमारा ये फला जिला है, इस जिले में ये क्रॉप हो सकती है, तो बोले यहाँ पे यही होगा। उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है, और अब वो धान उगाना वो कम कर रहे हैं वहां पे, प्रमोट कर रहे हैं। जी भैया। सर हम चाह रहे हैं कि हम तो हमारा नर्मदापुरम जो है, सभी किसान मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर देने वाले हैं कि हमारे होशंगाबाद में हम जो है किसान के पास से, जब आप पूरे आदमियों का इलाज कर सकते हो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल से, तो आप हमारी हमारी फसल का इलाज क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल हमें आप बिल्कुल। तो इतने वैज्ञानिक खड़े करिए, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। आप इतने केवीके बनाइए, हम नहीं जानते, ये दवा का डालने का काम आपका है, जो आप करिए, जिसको आपने हमें दे रखा है। ना हमें यूरिया डालना, ना हमें डीएपी डालना। आप रिकमेंड करो, आप जो डालोगे और आपके पास से डालो आप, हम तो पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये सर एक जिले में मॉडल के रूप में कम से कम इसको स्थापित होना चाहिए, और ये बहुत अगर हो जाए ना सर,
तो प्राइवेट, आप प्राइवेट कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज ले लो, आप प्राइवेट केवीके ले लो, लेकिन इनको मतलब जो दवा किसानों के हाथ में दे रखी है आपने, वो आप ले लीजिए तो आप धरती माँ भी बच जाएगा और इंसान भी बच जाएगा सर। बहुत बढ़िया सुझाव भैया। अगर इसमें सही में देखिए, सोच बहुत सर बढ़िया है। हजारों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा सर इसमें। बहुत देखिए, ये यही है एक्चुअली में। मैं कल किसी को सुन रहा था, तो हमारी दुनिया, पूरी देश दुनिया में जो रोजगार है, वो एक्चुअली में इंडस्ट्रीज से रोजगार उतना नहीं है जितना रोजगार सर्विस सेक्टर में। तो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उस काम में करने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आज भी हमारा 60 से 70% जो जीडीपी है वो हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। तो 60% जो हमारा वो है जीडीपी का, वो हमारा अगर सर्विस से आ रहा, तो ये सब चीजों में अगर एग्रीकल्चर सर्विसेज में हमारी चीजें बढ़ती है तो निश्चित रूप से देश को लाभ मिलेगा, घाटा बिल्कुल नहीं होगा। इसको अगर ठीक तरीके से मैनेज करके, अगर जो आपने सुझाव दिया ना, अगर एक गांव में या 10 गांव में या एक ब्लॉक में इसको पूरी तरह से एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाए, और पूरी इसकी मतलब उसके तहत किया जाए कि इस गांव, इसमें जो कुछ भी होगा वो सब हमारी मर्जी से होगा, तो हाँ, वो मतलब पूरा सर, पूरा दवाओं का काम आप ले लो, पूरा हाँ। खाद का काम आप ले लो। हमें भाई, आप इंसानों का इलाज भी तो हॉस्पिटल में ही कर रहे हैं, एम्स में कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो हमारी फसलों का इलाज आप क्यों नहीं कर रहे? आप ही बिल्कुल करिए बिल्कुल हमारी फसल का इलाज, और आप ही रिकमेंड करिए, और आप ही एजेंसी से डलवाइए, तो उसमें हम लोग लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे। और जो हमारा 1000 करोड़ रुपया बाहर विदेश में दवाओं में जा रहा है, जो कमीशन के लिए आदमी बहुत फॉरेन की दवा बुला रहा है, कहीं मानसेंटो अमेरिका की दवा आ रही है, तो ये दवाओं पे रोक भी लगेगी, क्योंकि आप लोग हमारा जहाँ पे 5 ml में खर्च होना चाहिए, वहां हमारा किसान 100 ml डाल दे रहा है। तो वो चीजें, हर जगह एक आप जैसा साइंटिस्ट मिल जाए और 2 दवा डालने वाले मिल जाए सर, और क्या चाहिए। एक गांव में 10 अगर आप 10 हमारे यहाँ पे सेंटर खोल देंगे, हर गांव में एक, तो सर ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और इसमें कोई भी किसान को सिर्फ जाके वहां शाम को बोलना है कि भैया मेरे खेत में फलाना लगी है, ठिकाना है, और वो बिल्कुल अपना देख के अपना इलाज कर ले सर। ये मेरी बिल्कुल बड़ी बहुत वो है कि सर इसको। नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है भैया। अभी भट्ट साहब ने डाला है कि अमेरिका 60% सब्सिडी देता है। अब सोचिए, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। तो हम अच्छा, इसीलिए अमेरिका जो अभी हमारे ऊपर जो लाद रहा है ना, ये हमारा जितना प्रोडक्शन है, ये आप हम इंडिया में वो कर देंगे, तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में कई सारी चीजें हैं। तो वो भी आपको बहुत सारी चीजें आपको मजबूर करती है। तो ये अगर मान लो इसको अगर ब्लॉक लेवल पे एक आध जगह कहीं मॉडल के तौर पे अगर इस किया जाता है, तो उसके प्लस माइनस सारी चीजें देख ली जाएगी कि क्या क्या कमियां हैं, क्या किस तरह से। तो ये निश्चित रूप से करने की चीज है। अगर अच्छी पहल है, अगर इससे देश का भला हो सकता है, तो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह के मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल की बात करते हैं, तो एक एक लेवल पर ये अगर कार्य किया जाए, तो हम कुछ अच्छा करने के लिए और देश के लिए एक नए नीति निर्धारण की भी बात कर सकते हैं। और केमिकल्स निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद। हमारे आदरणीय भाई साहब का हैंड रेज है, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आज तो आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पे आज मार्गदर्शन दे रहे हैं आप, तो वाकई में जो है व्यक्ति का पुनर्जन्म जैसे होता है। आदरणीय शरद भैया ने तो कितना महत्वपूर्ण जो है सुझाव जी दिया है कि जैसे डॉक्टर जो है दवा है जो केवीके के मार्गदर्शन में इनके वैज्ञानिकों के ही सामने, और ये इनका छिड़काव किसान को पकड़ा देते हैं, और किसान उसकी मात्रा में, अभी हमने देखा कि जो हमें 40 ml डालना है और वो 100 ml डाल देते हैं, और 2 से, और क्या कहते हैं कि आपने बताई 40 ml। फिर जो है हम जब पहुंचे तो वहां पे कृषि विस्तार उसने बता दिया 50 ml, और जो दुकानदार से लेने गए तो उसने बता दिया 100 ml डाल दो। तो वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और वो बिल्कुल इतना जहर, ऐसा जहर इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय शरद जी ने जो दिया है, इनके तो बहुत ही अच्छे सुझाव होते हैं। और जो आपने कहा है कि एक ब्लॉक में या एक गांव में कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, तो वो भी यही कर्मठ जो है किसान है
यही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। और इनका मैं चाहूंगा कि आपका सुझाव भी 15 तारीख को श्रीमान कलेक्टर महोदय रहेंगी अपने, और डीडीए वगैरह रहेंगे, सारी चीजें रहेंगी नर्मदापुरम में के जिले के इटारसी में। तो उसमें एक कलेक्टर महोदया से भी अपन निवेदन कर सकते हैं कि एक गांव में एक प्रयोग करके देखें ऐसा कि केबीके के वैज्ञानिक ही अपने सामने अगर कोई जो है पेस्टिसाइड या जो भी छिड़कना चाहता है तो वो जो है उसको वहां खड़े होकर के और एक गांव में वो डलवाएं, वो स्वयं न डाले किसान। मेरा जब मुनीलाल सर ये है कि आप जी आज एक घनबटी भी अगर 10 गोली खा लो तो आप बीमार पड़ जाओ, बिल्कुल सही बात है। भले आयुर्वेदिक गोली है, लेकिन हमारे यहाँ गोली का डोज ही निश्चित। जब हम लोग अपने लिए गोली का निश्चित करते हैं तो ये पेड़ों के लिए डॉक्टरों का यूज क्यों नहीं करते? भाई साहब आपने भाई जो आप है डॉक्टर रिकमेंड करे, डॉक्टर दवा डलवाए, वो उसकी शरद नर्स ले, आदमी ले, वो डलवाए। हम खेत में दवा डालने वाले कौन होते हैं? हमें शरद जी क्यों आपने पावर दिया गया ये डालने के लिए? शरद जी आपने जो है योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री और अधिकारियों के यहाँ गाय बंधवा दी और जी सारे जी फोटो डाल रहे हैं कि भैया ये हमारी ये गाय है, कोई रोटी खिलाता हुआ, कोई जो है जा ये सारा आपका ऐसा, क्योंकि ये जो है जो लाइव चलता है, हम लोग फेसबुक पर लाइव चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश पहुंचता है, लिखते भी हैं। तो ये जब टैग करते हैं ना तो उनको पढ़ने को तो मिलता ही है कि हमारे आज योगाहार कार्यक्रम में शरद वर्मा जी ने ये विचार रखा, ये प्रस्ताव रखा कि हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक जो जैविक की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उनके यहाँ क्या दूध है, क्या वो पन्नी का दूध तो नहीं पी रहे हैं, ये देखा जाए। क्या कृषि मंत्री के यहाँ देसी गाय बंधी है? तो ये सारी चीजें आज देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे मंत्रियों के बंगले पर देसी गाय बंधी हुई है और सब जो है फोटो डाल रहे हैं, कहीं रोटी खिलाते हुए, कोई खिलाते हुए, कोई वो डाल रहे हैं मेरी मेरी गाय ने आज बछड़े को जन्म दिया, बछिया को जन्म दिया। ये भी जो है आज आने लगा है। तो एक छोटी बात नहीं नहीं है। मुनीलाल सर जी, ये व्यवस्था जो है ना केबीके और यही सुधार सकते हैं, ये दवा वाली। मैं जी जी कहता हूँ कि व्यापारी से और किसान से, दोनों से ये दवा का पावर छीन लिया जाए और इनसे कहा जाए भैया केबीके आप ही डालेगा, उसकी एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी हो, वो आप अपना ड्रोन लाएगा, वो डालेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ना पंप खरीदना है ना दवा खरीदना है, तुम तो अपना जाके वहां पे लिखा दो कि भैया मैंने 10 एकड़ में मिर्ची लगाई है, ये मेरी लगी हुई है। सारा अपना बढ़िया अपना वो बना लें और एक जिले को कम से कम मुनीलाल सर आप लोग बड़े लेवल पे इसको उठा के ना एक जिले को आप करवा के देखिए, बहुत सारे बच्चों को काम भी मिल जाएगा। और ये जो दवाओं में जो हो रहा है ना, जैसे अब 10 घनबटी आप खा नहीं सकते, अब वो किसान क्या करता है, उन्होंने कहा एक काम करो 2 पंप में ही डाल दो। अब वो उठा के साला जहाँ 20 ml डालना चाहिए वो 200 ml डाल के फटाफट छिड़क देता है और शाम तक पता चला वही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर वहां से खबर आती है कि साहब वो तो बीमार पड़ गए हैं। अब आप बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना डालने वाले को हो रही तो वो खाने वाले का क्या होगा? तो इसको रोकने के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। और ये आदरणीय दवाओं का जो सिस्टम है पूरा, मैं तो कहता हूँ ये दवाओं का सिस्टम ही बंद करे और सीधा केबीके को दे दे और इस पर सजा का प्रावधान कर दे। अगर किसान कोई डालते हुए दिया गया तो उसको बराबर की सजा हो जाए। आप तो बस सिर्फ केबीके डालेगा, जो भी होना है वो केबीके करे। जी आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी ने, जो हमारे मार्गदर्शक हैं वरिष्ठ, उन्होंने लिखा है कि जो है इनको दवा को जहर बोला, जब दवा ना बोला जाए, जहर बोला जाए। इनको जब हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो इनको दवा ना कहा जाए, इनको जहर का उच्चारण किया जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर साहब, जो जान लोचन दवा कहा जाए इनको, जान लोचन। जहर ही बोला जाए। और हैंड्रिस भी हैं और निश्चित बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज जो है चर्चा चल रहा है, तो इस पर जरूर संवाद करें। मेरा तो मैं जैसा आदरणीय सर जी ने कहा है कि इसको शुरुआत करें, इसको जरूर अपन प्रयास करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे ताकि हमारे भी दिमाग से बात ना निकल जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदन से निवेदन करता हूं कि इस विषय को ध्यान कराते रहें तो अपन कहीं ना कहीं निश्चित मंजिल पर पहुंचेंगे। ये बात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और मुख्यमंत्री तक पहुंचे और कृषि मंत्री, राज्य मंत्री के, प्रदेश के कृषि मंत्री और देश के कृषि मंत्री तक अगर ये पहुंचेगी तो निश्चित इस पर जो है चर्चा होगी। तो अपन प्रयास करें कि ये पहुंचाने का काम करें, हम आपस में एक दूसरे को ध्यान कराते रहें। जी बहुत प्रणाम। जी आदरणीय दिनेश सेवाल जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रश्न करें।
जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस सत्र में बहुत जोश उत्पन्न कर दिया है आदरणीय मुख्य वक्ता जी ने, और वास्तव में इस जोश की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और इसी बीच आदरणीय शरद वर्मा सर, आपने जो बातें रखी हैं, ये बहुत ही कुछ 2-3 साल से देख रहा हूँ कि हमारी जो योजनाएँ हैं, बहुत अच्छी योजनाएँ भारत सरकार ने लाई हैं, लेकिन मुझे देखने में ये आता है कि योजनाओं को बिना अनुभवी और जो ज्ञानवान ऐसे वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक हमारे सामने आदरणीय रोशनलाल सर केवीके से आते हैं, ऐसे लोगों को नीति आयोग में स्थान दिया जाना ज़रूरी है। और ऐसे किसान जो आदरणीय शरद वर्मा जी जैसे व्यक्तित्वों को भी नीति आयोग में लेना बहुत ज़रूरी है। हमने ये तो देख लिया है कि किसान है भई, उसका कोई हमारी नीति से वगैरह कुछ नहीं, कभी 1 दिन 2 दिन लोग चले गए और स्वयंसेवी संस्थानों से चले गए या और उनसे पूछ लिया किसी गोष्ठी में, लेकिन इनका नितांत मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आदरणीय डॉक्टर भट्ट सर लिखते हैं कि ज़हर को ज़हर ही कहा जाए, इसको दवा ना कहा जाए, क्योंकि दवा की हवा से आज जो स्थिति है मनुष्य की भी और फसलों की भी और मिट्टी की भी, ये कितनी रुग्ण हो गई है और कितनी मरणशील हो गई है, हम सबको देखने में मिल रहा है। और आदरणीय भट्ट सर तो 30 साल से अधिक समय से ये बात कह रहे हैं, उनके साथी कह रहे हैं कि ज़हर को जब तक ज़हर कहेंगे या दवा कहेंगे, तो तब तक हम दवा कह कर के इसको खाएँगे। किसान भाई बंधु भी दवा कह कर के बोलते हैं, हाँ, इसमें दवा डाली है और ये अच्छा है। और इतना ये भ्रम उस भोजन में है कि हम ज़हर को दवा कह कर के उसका छाव ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। आदरणीय, मैंने पहले भी शायद एक बार ये संस्मरण सुनाया था, तब मुझे केमिकल्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर टुडे एक मैगज़ीन आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। में एक संयोग बना कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी से मेरा संपर्क हुआ और निरंतर लगभग कुछ-कुछ मीटिंग में लोगों को, और उस समय बैंगन बैंगन पे जो चल रहा है जीएम बैंगन की बातें चल रही थी और साथ में जो सल्फान को बैन करने की बातें चल रही थी। क्योंकि मैं मीडिया में था तो एक इंडोसल्फान से व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि आपको इंडोसल्फान सही है और आर्टिकल इस तरह से तैयार करवाना है कि इंडोसल्फान में ये यानी ये जहरीला नहीं है। और क्योंकि मुझे भी ऐसे कुछ ज्ञान नहीं था, तो मैंने हाँ कह दी और मैं उस आर्टिकल को लेकर के 2-3 विशेषज्ञों को लेकर के तैयार करवाया मैंने। और डॉक्टर एमजे खान हमारे संपादक थे, फिर ये बात ये हुई तो स्वामीनाथन जी ने कहा कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे जो पेशे से बहुत अलग हट करके है, तुम अपने संपादक से ही बात करो। अब संपादक ने बोला कि ये जो 20 लाख में तो कुछ नहीं होने वाला, या तो हमारी मैगज़ीन बंद हो जाएगी और या अगर ये पैसे दें तो ज़्यादा दें, मोटा रोकड़ चाहिए ताकि हम इसको छाप सकें। तब अब मैं जब योग आहार की बातें सुनता हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ, अब मुझे समझ में ये बात आती है दशकों बाद कि ये कितना बड़ा झोल है कि हम इस ज़हर को माध्यम से और किसानों के माध्यम से, खासकर जो बाजार में खड़े हमारे बंधु हैं, उनके माध्यम से, जो दुकानदार हैं, उनके माध्यम से हम इसको दवा और अमृत बनाने पे लगे हुए हैं। आदरणीय, मैं कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही एक रसायन की और बीजों की दुकान पे गया। मैंने कुछ बीजों के बारे में उनसे इन सर्दी के समय में बोने के लिए पूछा, सरदार जी थे दुकानदार और अच्छी दुकान उनकी है बड़ी। उनसे पूछा तो उनको कुछ उसके बारे में, बीजों के बारे में कब बोया जाए और इसको किस तरह से बोया जाए कुछ पता नहीं है। वो अपने अन्य लोगों से कह रहे थे कि इसको बताओ क्या कब ये बोना सही रहेगा, नहीं रहेगा और इसमें क्या-क्या डालना है। और वो जो उनके जो कार्यकर्ता थे वो बता रहे थे कि हाँ, इस समय बोओ और इस समय मत बोओ और इसमें क्या-क्या रसायन डालो, क्या-क्या नहीं डालो।
तो हमारी जो कृषि पद्धति में डाले जाने वाली जहर, डाले जाने वाले रसायन और तथाकथित जो दवा है, वो ऐसे व्यक्ति द्वारा रिकमेंड की जा रही है जिनको उसका लेना देना नहीं है। और जब उनसे लेना देना नहीं है तो स्वाभाविक है हम जहर को दवा कहने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। और इतने वर्षों से नहीं कर रहे हैं, जब से लोगों को पता चला 20-30 दशक के तक हो गए कि भाई ये जहर जहर ही है। तो निवेदन यही है। और दूसरी बात, ये बहुत सुंदर बात रखी गई है आदरणीय वर्मा सर द्वारा, और गुजारिश की गई है कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे साइंटिस्ट जैसे हमारे साथ हैं, उनको यथोचित स्थान दिया जाए। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, अधिकतर किसी भी जगह जाता हूँ तो कृषि विज्ञान केंद्र मेरे प्रिय केंद्र रहे हैं बहुत समय से, वहाँ मैं जाता हूँ। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक अभी तक मुझे नहीं मिले, आदरणीय रोशनलाल सर और कुछ एकाध जो कि विरोधाभास है, जो कृषि क्षेत्र में इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हों। क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे सेंटर तो भाई ज्ञान के प्रसार के लिए है, लेकिन ज्ञान के प्रसार में जब ये ये ज्ञानशालाएं दवाओं को जहर जहर को दवाएं कहेंगे तो बहुत कठिन है। लेकिन कोई जोन तय किया जाए और सरकार से गुजारिश की जाए कि हमारे आदरणीय रोशनलाल सर, हालांकि ये अतिशयोक्ति नहीं है, किसी जोन का प्रमुख बनाया जाए। और इस जबकि सरकार भी हामी भर रही है कि जैविक होना चाहिए, जैर मुक्त होना चाहिए, तो ऐसे वैज्ञानिकों को और ऐसे किसानों को निश्चित ही स्थान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम। ओ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सेमवाल साहब। बहुत समयानुकूल आपकी टिप्पणियाँ होती है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो मीडिया हाइप होता है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी चीज़ को बनाने में और बिगाड़ने में। तो कहीं न कहीं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कंपनियाँ इस तरह के काम करती है कि एंडोसल्फान बैन होने में या अन्य दूसरी चीज़ों को बैन करने में, तो इसमें कहीं न कहीं मीडिया को भी उपयोग किया जाता है, प्लस माइनस दोनों में। मैं आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और मार्गदर्शित करें। आदरणीय भट्ट साहब। आदरणीय रमेश चंद्र दाबू कहाँ गए? भट्ट साहब अपनी बात रखें। जी ओम, जी ओम। हेलो जी, आप संचालन करिए। जी जी हेलो डॉक्टर जी साहब, जी डॉक्टर साहब आप बात करें। जी 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो इसका रेजिडुअल इफेक्ट जो है ना, ये 3 दिन, एक 24 घंटा, 3 दिन, 7 दिन, 45 दिन, तो ये आप इसका ना एक थोड़ा सा अगर एक नोट बना दें और इसको हम सर्कुलेट करें, तो ये बहुत बड़ा अवेयरनेस होगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि भाई कोई जहर डालने से ये 45 दिन या 75 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है। तो और ये जब कोई तो इसमें कम से कम एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस तो होगी कि भाई ये वाला जहर है, तो ये वाला जहर डालने से आप एटलीस्ट इतने दिन तक आप इसको ना खाएं। तो ये बहुत बड़ा वो है। और समस्या क्या है कि जो दिनेश जी ने कहा है कि हमें तो पता ही नहीं है। मैं आपको एक वो बताता हूँ। मैं जब नवदान्य में कार्यरत था तो मध्य प्रदेश से कुछ किसान आए थे और वो भोपाल के नज़दीक के थे वो लोग। तो उनसे मैंने पूछा कि तुमको ये कैसे पता चलता है कि ये जहर जो है ज़्यादा खतरनाक है? तो उसने कहा कि हम तो टेस्ट करते हैं जी। तो आप सोच सकते हैं क्या, मैं उस दिन मतलब अपने आप को जो है मतलब मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं कि हमारे देश में वो वास्त उसने सच कहा मुझसे। वो कह रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा नशा होता है तो हमको लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो इतना लोगों ने धीरे धीरे उसको मतलब अपने सिस्टम में लाना शुरू कर दिया। और उसको और 2-4 लोगों ने ये कहा कि हम तो जब स्प्रे करते हैं उसके बाद शाम को हमको इतना नशा हो जाता है कि हमें होश नहीं रहता है। तो हमें दूसरे दिन सुबह जा करके
वो, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि दूसरे दिन भी डालना चाहिए, कि जिससे कि ये नशा जो है फिर दोबारा से हो। तो ये इस तरह की जब हमारी स्थिति है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने हर मंच पे ये कहा है, पर हमारी बात सुनता कौन है। समस्या ये है कि भाई इस जहर को आप जहर कहें, और जो कहे कि ये दवा है तो उसको कहें कि भाई तू पी के दिखा दे पहले। ये बहुत सुंदर लगा मुझे, जो आपने कहा वो बहुत सुंदर लगा। मैं वही कहने वाला था कि भट्ट साहब ने जो कहा है कि भाई अगर दवा कह रहे हो तो थोड़ा टेस्ट करके बताओ। हाँ, टेस्ट करके दिखा दो भाई, दवा है ये तो बस हमको बचा देगी। तो इसलिए जब तक, असल में क्या है देखिए, हमने जब से रसोई को किचन बनाया है ना, तो रसोई में तो रस होता था, अब किचन में किचकिच होती है। तो ये समस्या ये है। देखिए, अब शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है। हम कभी भी हैप्पी होली नहीं बोलते थे, हम बोलते थे शुभ होली। तो अब हमने जो है ना, इसको अपने जो वो है उसको बदल दिया है पूरा। इससे जब शब्द हम बदलते हैं तो इससे पूरा वो पूरा ही वो बदल जाता है, उसका मायने बदल जाता है। हम शुभ शुभ कहते थे और तो वो शुभ ही होता था। अब हम हैप्पी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हैप्पी तो आप किसी तरह से भी रह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हैप्पी है वो शुभ होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस पे बहुत पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको ये बहुत, मतलब आज आपने बहुत अच्छा ये बात कही है। तो कृपया मेरा अनुरोध है आपसे कि ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक नोट आप इस पे अगर बना मैं दें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं आज ही करता हूँ सर। जो अभी जो रिसेंट में जितने टेक्निकल चल रहे हैं, तो इनके रेसिडुअल पीरियड को मैं एक उसमें करता हूँ और इसको ग्रुप में डालता हूँ, और कोशिश करूंगा मैं न्यूज़पेपर्स में भी दूंगा कि ये इनके वेटिंग पीरियड्स इस तरह हैं लोकल में, और जो भोपाल के जो कि हमारे एग्रीकल्चर के निकलते हैं उसमें भी इसको थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि आ जाए। जी जी, और उसमें एक अनुरोध और है कि उसमें अगर आप ये लिख लें कि ये जो है ये इस फसल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बस वो उसमें थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। जी सर। जी आदरणीय बने सिंह आर्य का सर। हाँ दादू। जी आदरणीय बने सिंह जी, उन्होंने हैंड रेज वापस ले लिया है या नहीं है? जी है। जी, सदन को कोटि कोटि नमन। आज जो जैसे विषय चल रहा है कि दवा और जहर के बारे में चर्चा चल रही है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी साइंटिस्ट वगैरह इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि जैसे जो पौधा मिट्टी में लगाना हो, उस मिट्टी के योग्य वो पौधा में, उस मिट्टी में उस पौधा के योग्य उस मिट्टी में पोषक तत्व है कि नहीं। अगर पोषक तत्व की अगर कमी रहेगी तो वो स्वाभाविक उसमें रोग आना निश्चित है। सबसे पहला फोकस हमें किया जाए कि जिस फसल को हम लगाने जा रहे हैं उस खेत की मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व है, या हमारे पौधे योग्य हैं। इसी अगर चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, सारा बखेड़ा दवाई वगैरह से लेकर के सारे एस्टिमेट लगाना वगैरह इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसा हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है बहुत लंबे समय से। ये दवा का काम तो हम बहुत कम उपयोग करते हैं। अभी इस साल भी हमने स्टिक टेप लगाई और वो फेरोमोन ट्रैप लगाई और हमारे फसल में कोई रोग नहीं आया। उसकी भी एक फॉर्मेट रही है। उस फेरोमोन ट्रैप में भी मात्र 1 से 2 फुद्दी मिली किसी में, और फसल में कोई रोग नहीं आया। तो इसके ऊपर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? जी बढ़िया सर। बहुत बढ़िया भैया। एक्चुअली में हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम हम पहले से जो कहते थे कि जो फसल जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है वो वहां पर लगाई जानी चाहिए। पर क्या है, जो नया इरा जिसको है, नया युग जो आया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, उसमें ये है कि जो जहां नहीं हो रही वहां लगाओ और फोर्सली लगाओ। तो ये फोर्सफुल जब हम क्रॉप को लगा रहे हैं तो उसके कारण इसमें हमको एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जो एडिशनल एफर्ट जब हम लगाते हैं, जब उसमें कोई भी आप क्रॉप को जो जहाँ पे उपयुक्त नहीं है वहां पे जब हम इसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो फसल आपसे अलग से कुछ मांगेगी। वहां पे उसकी जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो दिखेंगे, और उनको दबाने के लिए हमको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रसायन है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो जहर की बात की है तो जहरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बिना नहीं होगी। दूसरी बात, हम हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड्स हाई प्रोडक्टिव क्रॉप है,
तो हाई प्रोडक्टिव फसल में ये समस्या आती है कि आपको उसके उत्पादन के लिए आपको जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव क्रॉप कहलाती है हाइब्रिड्स। और अगर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो वो आपकी जो ओपी वैरायटी है उससे भी कम उत्पादन देगी। तो ये, और इनमें कीट व्याधियों का अगर एक बार आ गया तो अटैक भी ज़्यादा होता है। तो इनको ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी रिसेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी हमको सुधार करने की आवश्यकता है कि क्या हम कहाँ लगाएं। जी, आदरणीय राय साहब का। जी, आदरणीय सीएम राय जी। सदन को प्रणाम सर। आपका सुझाव और सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले एक बार आपने सर इस वनस्पतियों का सिस्टम बताया था, इसको देख करके क्या कमी है और उसका कैसे निदान होगा, तो इससे अनुरोध मैंने किया था उसमें कि इसका अगर आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज कट रही। जी, मैं आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि आपका जो लेक्चर हुआ था वनस्पतियों के उनको सिम्टम को देख करके किसमें कौन सी विटामिन की कमी है, तो उस पर यदि आप उसका PDF उपलब्ध करा दें तो काफी आपका आभारी रहूंगा सर। और दूसरी बात है सर, ये कभी आपने बताया कि स्टिकी टेप के लिए वो कौन सा लिक्विड रहता है, जिसका नाम हो तो यहाँ से पता करके ले सकते। किस चीज के लिए लिक्विड का? स्टिकी टेप पर लगाने के लिए आपने बोला ना कि पेपर टांग देते हैं। हाँ, मैं उसको देख लेता हूँ। मैं उसको देख के वो लिक्विड का बता दूंगा। पन्नियों में जो हार्ड थोड़ी पन्नी रहती है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, तो वो थोड़ा सा मैं स्टिकी जो मटेरियल है उसको मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। जब वनस्पति वाला सर, तो पेड़ पौधे हम लगाए सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई सूख रहा है तो पीला पड़ रहा है, उसका आपने PDF देने कहा था। ये न्यूट्रिशन वाला ना, न्यूट्रिएंट वाला, जिसमें पौधों में कमी के लक्षण वाला, तो उसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो सब अलग अलग जगह से लिया था। तो अच्छा। मुझे भी देखना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स को सबको एक जगह लाके और उसको बना के वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग को काफी लाभ होगा सर। जी आदरणीय सुनील दत्त जी का भी पहले हैंड रेस था, यदि वो सदन में है तो अपना प्रश्न कर लें। जी, सदन को सादर नमन। सदन को सादर नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, अच्छी आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा था, मैंने मतलब काफी समय से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, और मैंने अभी जो खेती में मेरे लगभग कोई भी बीमारी नहीं आती है। और अभी मैंने, और हमारे कुछ साथी हैं, उनको अपने जो कहना चाहिए, जो कीटनाशक के रूप में फंगस होती हैं हमारी, उनको डेवलप करके मैंने किसी सज्जन को दी थी, मेरे एक मित्र है, उनको दी थी। मैंने कहा आप इसका स्प्रे कीजिए, तो उनके यहाँ 2 दिन में ही, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 60% कीट जो है वो समाप्त हो चुके थे जी। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, और मेरे यहाँ तो बीमारी ही नहीं आती है। ये मान के चलिए, मैं जो खेती कर रहा हूँ गौ आधारित है, और फंगस का मतलब जब लगाना शुरू करता हूँ तो उस समय इन सारी चीजों को मैं बहा देता हूँ, लगा देता हूँ, कर देता हूँ, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं उसके। तो हम उत्तम, बहुत बढ़िया। यहाँ जो चर्चा चल रही है वो प्राकृतिक, जैविक और रसायन पे। अभी आज की चर्चा जो है कि रसायन के दुष्परिणाम पर ही चल रही है। जी जी जी, है ना, तो उस पर जी आदरणीय, मैं पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज की चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय पवन सर। जी जी जी, नमस्कार। आज की चर्चा को मैंने आंशिक रूप से सुना, क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं अभी भी।
लेकिन जो मैं सुन पाया हूँ उसमें तो स्पष्ट है कि ये जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि ये जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ है, जब पेस्टिसाइड्स की यूज़ करने की बारी आ रही थी और शुरुआत हो रही थी, तो मुझे याद है कि सब चीज़ों की टॉक्सिसिटी लेवल कितने दिन तक के स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छी तरह से वैज्ञानिकों ने डॉक्यूमेंट की थी। आगे उसको लिखा था, उसके बारे में उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, सारी चीज़ों को बताया गया था और कुछ हद तक के ये कृषि विस्तार केंद्रों के माध्यम से और विभाग के माध्यम से इसका प्रचलन भी हुआ, ये आगे बात भी बढ़ी। निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, ये मुझे स्पष्ट रूप से याद है। लेकिन कालांतर में जैसे-जैसे ये हमारा एक्सटेंशन सिस्टम ध्वस्त हो गया और उसमें हमारी पकड़ जो है कमज़ोर हो गई। किसानों से बातचीत करने का और ट्रायल लगाने का जो तरीका था वो कम हो गया। साथ ही जो सारी की सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो डीलर आधारित हो गई, यानी कि पैसा आधारित हो गई, ज्ञान आधारित कम हो गई। तो ये जो एक ज़हर को एक दवाई के रूप में जैसे पहले लेने की बात थी, तो स्पष्ट है कि वो पहले आपकी डोज़ अगर 40 ml है तो वो 100 ml पर जाकर के डीलर ने उसको बेचा, क्योंकि उसको प्रॉफ़िट कमाना है, उसको पैसा कमाना है, यही उसका ध्येय था। तो वो बाकी सब चीज़ें गौण हो गई और केवल पैसा कमाने की तरफ ही डीलर भी उस तरफ भाग रहा था, किसान भी उस तरफ भाग रहा था। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा इस तरह की कोई हलचल नहीं थी या उसका कोई योगदान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि व्यवस्थाएँ ही नहीं थी। ये समय मैंने देख रखा है। दूसरा जो विषय है मुझे पेस्टिसाइड्स के बारे में या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ये कहना है कि हर एक चीज़ की अपनी एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो एक जो अच्छी चीज़ है वो भी ज़हर बन जाएगी। उदाहरण के लिए हमने सुना है कि मतलब इसको आपने अनुभव भी किया है कि अगर खाद आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो भी एक खाद की तरह काम नहीं करेगी, वो भी पौधे को ख़त्म कर देगी। तो आप उसका लेवल देखिए कि कितनी खाद डालनी है, कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, मैं जैविक की बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो केमिकल्स हैं उसका भी उपयोग अगर किया जाए, एक संतुलित मात्रा में किया जाए और धीरे-धीरे उसको कम किया जाए, उस तरफ हम बढ़ें, उस व्यवस्था की तरफ बढ़ें तो शायद हमारा कुछ काम हो जाएगा। लेकिन हो तो उल्टा रहा है कि हम ज़्यादा डालने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बताया ही वैसे जा रहा है। जो बताने वाले हैं उनको अपना पैसे से देखना है, उनको आपकी उपज से कोई मतलब नहीं। तो अब लेकिन धीरे-धीरे जो जागरूकता आ रही है और ये थ्रेशोल्ड लेवल्स जो हैं हमारे, ये भी चेंज हो रहे हैं। उदाहरण क्या आप देखिए उसमें सीधे-सीधे बड़ा अच्छा उदाहरण है। पहले बीपी के थ्रेशोल्ड लेवल्स 145 190 हुआ करते थे। अब वो थ्रेशोल्ड लेवल आपने 120 80 कर दिए। क्यों? आपको बीपी की दवाई कैसे बिकेगी? आपके बाकी चीज़ों के आपके जो बाकी दवाइयों के ह्यूमन दवाइयों के आप लेवल्स देखिए पहले के मुकाबले में, दोनों में अंतर आ गया क्योंकि किसी न किसी को पैसे कमाना है और पैसे कमा करके केवल डर के माध्यम से ही आप पैसे कमा सकते हैं। बाकी आप सीधी-सीधी बात करेंगे तो लोग सुनते नहीं हैं उसको। तो ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं, अपने आस-पास देखते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर जो पैसा कमाने का जो खेल हो रहा है, वो इसी तरह से हो रहा है, इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। आप विश्लेषण करके सब लोग समझदार हैं। अगर स्वयं विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएँगे कि कहाँ-कहाँ पर ऐसे झूठ-मूठ का प्रचार करके, गलत जानकारी दे करके सब अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा दायित्व क्या है? तो हम अपनी चेतना को इसी प्रकार से बढ़ाते हुए और अपने आप को अनुभव आधारित हम कार्य करते हुए, इसको देखते हुए, जैसा अभी बता रहे थे कि मैंने अब कई सालों से जैविक खेती की, अब मेरे वहाँ डिज़ीज़ नहीं आ रही है। तो अब ये जो फ़ॉर्मूला है ये सबको अपनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा तभी जा कर के वो होगा। कोई भी वैज्ञानिक कोई भी चीज़ अगर हम अपेक्षा करें कि सरकार ऐसा कर लेगी, ये कतई संभव नहीं है।
जो शरद वर्मा जी अभी कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूँ कि सब कुछ कृषि विज्ञान केंद्र को दे दो और बाकी सबको छोड़ दो। तो ये संभव ही नहीं है। ये आप प्रैक्टिकली करके अपने गाँव में देख लो, आप खुद करके देख लो। वहीं पर चलो एक गाँव को एक आदर्श बना लें। देखिए उसमें कितनी मेहनत लगने वाली है, कितना उसमें टाइम लगने वाला है। फिर उसको क्या स्थायी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपकी यील्ड में अगर थोड़ी-सी भी कमी हो गई, सब लोग कृषि विज्ञान केंद्र को के ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ जाएँगे, अखबारबाजी होगी, सोशल मीडिया में निकलेगा, इंक्वायरी होगी और इसको फिर कोई झेल नहीं सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम ज़िम्मेदारियाँ को सरकार के भी अपेक्षित है कि वो ज़िम्मेदारी अपनाए, लेकिन काम तो खुद ही करना पड़ेगा। बिना खुद काम किए तो ये संभव नहीं है कि कोई भी संस्था आकर के, चाहे वो कितनी ही बड़ी संस्था हो, अगर वो कुछ कर सकती है, कर पाएगी, तो अभी तक है तो मैंने नहीं देखा किसी को भी कि इस तरह से कोई कर पा रहा हो। हो सकता है एक गाँव के आस-पास, एक गाँव को, उसके आस-पास के 10 एक गाँव को, 20 एक गाँव को किसी एक संस्था ने गोद लेकर के एक आदर्श ग्राम में बदलने का मौका एक कार्य किया हो। लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर भी कई सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, बाकी करने के लिए हैं। तो ऐसा करते हुए हम अपने कार्यों को इस तरह से देखें। अब हम देखें ये भी है कि हमने सोचा था कि हम शहरों को आदर्श बना देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा जब भी हमने देखा, कहीं पर भी कोई आदर्श नहीं बन पाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ ऐसे निकल के आई हैं, जहाँ पर बनाने का प्रयास भी किया है, कुछ समय तक चला, उसके बाद सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए। चाहे मैं देश की बात करूँ, चाहे मैं विदेश की बात करूँ। तो ऐसे करते हुए ज़रा-सी हमें मुझे लगता है कि कुल काम करने की ज़िम्मेदारी कुछ हमारी, कुछ सरकार की, कुछ संस्थाओं की, ऐसे साझा रूप से काम करें तो शायद कुछ आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, नहीं तो फिर बहुत मुझे नहीं लगता है कि जल्दी में कुछ ऐसा हो सकता है कि एक जादू की छड़ी हमने घुमा दी और उसको हमने आगे लेके चल दिया। आज समय भी बहुत हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई चीज़ अगर छूट गई है, कोई चीज़ ज़्यादा बोल दी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जी ओम। जी बोले डॉक्टर साहब। जी राहुल जी बोल रहे हैं कुछ आप? नहीं बोलिए आप दादू। जी जी, तो मैं आदरणीय रंजना बहन से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज आभार व्यक्त करके सत्र का समापन करें। आदरणीय केनेकर मैडम। अशोक भैया का हैंडरेज है दादू, अशोक भैया अच्छा। से समापन करा लो और हैंडरेज से बुला। जी जी जी, आदरणीय अशोक पटेल जी। शायद वो है नहीं। जी जी बोले। जी बात बोली वो बिल्कुल हाँ जी, पवन सर ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है। हाँ बोला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, अपने को खुद को ही करना पड़ेगा और ये गांव से चालू करने पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे सब कुछ चालू होगी। जी और धन्यवाद। और सर आभार भी व्यक्त कर दीजिए आप। पटेल साहब आभार व्यक्त कर दो। जी 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 आप सभी जो व्यवहार में सभी महानुभाव सम्मिलित हुए, आज जो योग सत्र है, आज का ये आदरणीय मुन्नीलाल जी ने बड़ी जोश, होश और उत्साह और उमंग के साथ जो हम सबको करवाया और मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो पतंजलि से वो जो सीख के आए हैं, उसके बाद में उनमें एक अलग निखार पैदा हुआ है, उस सबका अनुभव हम सभी कर रहे हैं। उसके साथ ही आदरणीय राउत सर जी वैज्ञानिक छिंदवाड़ा के, उन्होंने हमको बहुत अच्छा, उनका जो अनुभव है फील्ड पे बहुत ही शानदार अनुभव है, और एक जो फील्ड पे कैसा कार्य होता है, उन्होंने एक नीचे से लेकर ऊपर उठ के जो किसानों के बीच में कार्य किया है, वो सच्चाई भी हमको बताई है। उसके लिए आदरणीय राउत साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सदन की ओर से, और सदन में जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रंजना दीदी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय मेहरा जी और भी सभी सज्जनों का बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं, आप सभी को
आज का दिन शुभ हो। इन्हीं मनोभाव के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। और सर मेरा एक निवेदन है कि कल यदि राउत सर और समय दें तो सदन यदि चाहे तो अपन कल उन्हें और बुलाए और कल इस पे बहुत चर्चा हो। आज अपन रसायन पे ही जो है पेस्टिसाइड पर ही प्रमुखता से हो गया तो मैं जी हो और बिल्कुल बिल्कुल राउत सर मैं बता दूं कल एक कंपनी रावत आ सर गई जुड़ है। जाएंगे और कल निश्चित एक दिन फिर से रावत सर देंगे हमारे सदन में। अब और तो 2-3 कल दिन राउत साहब ही लेंगे अब। मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। जी राव साहब एक कंपनी आ गई है जो आपका मूंग में एक विकल्प दे रही है कि आप 10,000 रुपए एकड़ दवा के पैसे जमा करो, आपको कोई दवा डालना नहीं, आपको कोई भी खेत में जाना नहीं। वो कंपनी एक जैविक तरीके से और केमिकल के कम डोज से उसको कंट्रोल करेगी। ये कंपनी ने यहाँ पे आ गई है नरसापुरम में और आने वाले मूंग में वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन लेने को आ गई है कि जो उसी के आदमी, उसी के ड्रोन, उसी की दवा जो डालेगी उसका यहाँ पे शुभारंभ होने वाला है। और जो हम बोल रहे हैं वो आगे आने वाले समय में ये कंपनियां ही सारा सब कुछ लेंगी और उनका एक एग्रोनॉमिक्स और एक वैज्ञानिक उसके साथ रहेगा। ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ होने वाला है। जी ओम। जी ओम। कल करते हैं भैया कंपनी हम भी शामिल होंगे उसमें। सभी को ओम।